भारत का कोई भी मौजूदा मौसम मैप देखिए, आपको गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ एक गहरा लाल रंग का विशाल क्षेत्र दिखाई देगा। नागपुर का तापमान 45 डिग्री, अहमदाबाद का 44 डिग्री और दिल्ली का 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। AQI.in के अनुसार इस समय दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 भारत में स्थित हैं। उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। 27 अप्रैल 2026 को दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है, लेकिन सबसे गर्म महीने अभी आए भी नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत अब भी इतना गर्म क्यों है और ये स्थिति दुनिया के लगभग किसी भी दूसरे देश की तुलना में यहाँ इतनी तेजी से खराब क्यों हो रही है। आइए इसके पीछे के 5 सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपे विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग और भारत की संवेदनशील स्थिति। पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन इसका असर हर जगह बराबर नहीं पड़ता। भारत एक बेहद संवेदनशील स्थिति में है। भौगोलिक रूप से भारत एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल देश है। यहाँ का मौसम पहले से ही अधिकांश देशों की तुलना में ज्यादा गर्म है। अगर भारत कनाडा जैसे किसी ठंडे देश की तरह टेम्परेट क्लाइमेट वाला देश होता तो वहाँ के लोगों के पास मौसम के असहनीय बनने से पहले ज्यादा समय होता। लेकिन भारत के तापमान में सिर्फ कुछ डिग्री की वृद्धि भी इसे जानलेवा और लगभग रहने लायक न रहने वाला बना सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट मॉडल्स के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जो वेट बल्ब टेम्परेचर्स के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। ये मापता है कि मानव शरीर पसीने के जरिए खुद को कितनी अच्छी तरह ठंडा कर सकता है। जब नमी बढ़ जाती है तो पसीना आसानी से नहीं सूखता और शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। यही वजह है कि भारत की हीट वेव्स और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। भारत की बहुत बड़ी आबादी बाहर काम करती है। खेती, निर्माण कार्य, सड़क पर सामान बेचना आदि ये ऐसे काम नहीं हैं जिन्हें एसी वाले कमरे में बैठकर किया जा सके। दुनिया के ठंडे क्षेत्रों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर संकट है। जो हीट वेव्स पहले हर 50 साल में एक बार आती थीं, अब हर 5 साल में आने लगी हैं। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे उत्तर भारत में बारिश कम हो सकती है और नदियां सूख सकती हैं। इससे मरुस्थलीकरण बढ़ेगा और थार रेगिस्तान पूर्व की ओर फैलने लगेगा। इसका असर मानसून, पानी के वितरण, खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा कारण है अनियोजित और लापरवाह शहरीकरण। भारत बहुत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। हर साल लाखों लोग शहरों में आ रहे हैं, जिससे हर साल नए घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ रही है। लेकिन यह विकास टिकाऊ तरीके से नहीं हो रहा। हम अपने शहरों के प्राकृतिक हिस्सों को खत्म करके उन्हें कंक्रीट की भट्ठियों में बदल रहे हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। गांवों में मिट्टी और पेड़ पौधे गर्मी को कम रखने में मदद करते हैं, क्योंकि जमीन की नमी भाप बनकर गर्मी को साथ ले जाती है। लेकिन शहर कंक्रीट, एस्फॉल्ट, स्टील और ग्लास से बने होते हैं। ये दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसलिए गांवों में रात को तापमान कम हो जाता है। लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रात भी राहत नहीं देती। हमने फ्लाईओवर्स बनाने के लिए पेड़ काट दिए, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए तालाब और झीलें भर दी। हमने पानी और छाया हटाकर ऐसी सतहें बना दी जो गर्मी को जमा करती हैं, और यह सब बिना किसी मजबूत ग्रीन पॉलिसीज के किया गया।
अधिकांश शहरों में ग्रीन रूफ लॉज नहीं हैं। अर्बन ग्रीन स्पेसेस के लिए कोई प्रभावी राष्ट्रीय योजना नहीं है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु को देखिए। 5 दशक पहले यहाँ 68.2% ग्रीन कवर था और इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन आज इसका ग्रीन कवर सिर्फ 2.9% रह गया है। 1990 के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ और 2000 के बाद सॉफ्टवेयर सेक्टर के विस्तार ने यहाँ तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ाया, लेकिन इसकी कीमत पर्यावरण ने चुकाई। शहर में अभी भी 10 से 15 बड़े पार्क और 200 से अधिक छोटे पार्क हैं, लेकिन वे बेंगलुरु की जलवायु को बनाए रखने के लिए काफी नहीं हैं। शहर के हर उपलब्ध कोने को कंक्रीट से भर दिया गया और यही बात यहाँ की झीलों पर भी लागू होती है। बेंगलुरु कभी सिटी ऑफ लेक्स भी कहलाता था, लेकिन पिछले 4 दशकों में यहाँ के जलक्षेत्र में 79% की कमी आई है। इस अव्यवस्थित अर्बनाइजेशन ने शहर की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर दिया और बेंगलुरु अकेला शहर नहीं है जिसकी यह कहानी है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग कल रुक जाए, हमारे शहर फिर भी गर्म होते रहेंगे क्योंकि हमने उन्हें बनाने का तरीका ही गलत चुना है। नंबर 3, भारत की एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तीसरा कारण सबसे डरावना है नीतियां, खासकर वह तरीका जिससे भारत ने फॉरेस्ट यानी जंगल की परिभाषा बदल दी। 2001 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जंगल की परिभाषा बदल दी। अब कोई भी 1 हेक्टेयर से बड़ा क्षेत्र जिसमें कम से कम 10% ट्री कैनोपी हो, फॉरेस्ट माना जाता है। इस परिभाषा के अनुसार आम का बाग भी फॉरेस्ट है, नारियल का प्लांटेशन भी फॉरेस्ट है, टी गार्डन भी फॉरेस्ट है, यूकेलिप्टस का फार्म, यहाँ तक कि दिल्ली का लोधी गार्डन भी फॉरेस्ट माना जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ये असली जंगलों की जगह नहीं ले सकते। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी 10% ट्री कवर वाली जगह को फॉरेस्ट मानती है, लेकिन वह फ्रूट प्लांटेशंस और एग्रो फॉरेस्ट्री को इसमें शामिल नहीं करती। भारत ने संख्या तो अपनाई, लेकिन यह एक्सक्लूजन हटा दिया। इसका मतलब है कि कागज पर भारत का फॉरेस्ट कवर 21.76% दिखता है, लेकिन असलियत बहुत अलग है। वास्तविक प्राकृतिक जंगल शायद सिर्फ 3% ही बचे हैं। बाकी का हिस्सा प्लांटेशंस और ऑर्चर्ड्स हैं, जो हीट वेव से लड़ने में मदद नहीं करते। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 जैसे कानून असली जंगलों की कानूनी सुरक्षा भी कम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हसदेव आरंड फॉरेस्ट इसका उदाहरण है। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह क्षेत्र सेंट्रल इंडिया के फेफड़े कहलाता है, लेकिन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इसकी बायोडाइवर्सिटी और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक माइनिंग कंपनी को आयरन ओर प्लांट के लिए 1.23 लाख पेड़ काटने की अनुमति दी गई। मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं के कारण हजारों पेड़ और मैंग्रोव्स हटाए गए। ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रेन फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज का बड़ा हिस्सा नष्ट होगा और शोम्पेन तथा निकोबरीज जनजातियों को विस्थापित होना पड़ेगा। भारत की नीतियां विकास के नाम पर जंगलों और पर्यावरण को पीछे छोड़ रही हैं। नंबर 4, सुपर एल नीनो। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल एक सुपर एल नीनो बनने वाला है। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में शुरू होता है। सामान्य परिस्थितियों में ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती है, लेकिन हर 2 से 7 साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी पैसिफिक के बीच और पूर्वी हिस्सों में जमा होने लगता है। इससे मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। भारत का लगभग 70% वार्षिक वर्षा जून से सितंबर के मानसून से आती है, लेकिन एल नीनो के दौरान मानसून कमजोर हो जाता है। बारिश देर से आती है, कम होती है और सूखे की अवधि बढ़ जाती है। समुद्र का तापमान बढ़ने से मरीन इकोसिस्टम्स भी प्रभावित होते हैं। मछलियां ठंडे पानी की ओर चली जाती हैं और फिशरीज प्रभावित होती हैं।
मौसम के मिजाज में बदलाव से चक्रवात, बाढ़ और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं, जिससे भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान होता है। और निश्चित रूप से अल नीनो का ये भी अर्थ है कि पूरे भारत में औसत से अधिक तापमान देखने को मिलेगा। अप्रैल 2026 में भारत को पहले से ही 11 राज्यों में लू का सामना करना पड़ रहा था। एक सुपर अल नीनो इस गर्मी को पूरे 2026 तक खींच सकता है। अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन आमतौर पर हम प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आर्थिक रणनीतियों के उपयोग से इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। हालांकि यदि आप भारत की वर्तमान स्थिति और इस सूची के अन्य कारकों पर विचार करें तो इस वैश्विक घटना से एक साथ निपटना लगभग असंभव सा लगता है। नंबर 5, नए डेटा सेंटर्स का निर्माण। भारत इस समय डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। हर हफ्ते लाखों नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। हम वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं, क्लाउड पर बिजनेस चला रहे हैं और एआई का उपयोग कर रहे हैं, और यह सब डेटा सेंटर्स पर निर्भर है। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और साफ पानी चाहिए। एआई के बढ़ते उपयोग के कारण दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए डेटा सेंटर्स बना रही हैं। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और नोएडा बड़े डेटा सेंटर हब्स बन रहे हैं। 2020 में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 375 मेगावाट थी, जो 2026 तक 1500 मेगावाट से ज्यादा हो गई। ये डेटा सेंटर्स केवल एआई चलाने के लिए उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि कंपनियां और सरकार जिस तरह से हमारी डेटा सेंटर क्षमता का विस्तार करने में जुटी हैं, उसके पीछे एआई एक बहुत बड़ा कारण है। स्थिति कितनी खराब है, इसके विवरण में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं कि ये डेटा सेंटर्स हमारे पर्यावरण के लिए बुरी खबर क्यों हैं। जब डेटा सेंटर्स के पर्यावरणीय प्रभाव की बात आती है तो हमें कुछ अलग कारकों पर विचार करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं कि वे कितनी ऊर्जा की खपत करते हैं। एक बड़ा डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी बिजली इस्तेमाल कर सकता है। भारत में यह बिजली ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से आती है, यानी भारी कार्बन एमिशंस, और यह सारी बिजली आखिरकार हीट में बदल जाती है। सर्वर को ठंडा रखने के लिए विशाल कूलिंग सिस्टम्स चलाने पड़ते हैं, जो भारी मात्रा में साफ पानी इस्तेमाल करते हैं। समस्या ये है कि ये डेटा सेंटर्स वही साफ पानी इस्तेमाल करते हैं जो आम लोग पीने और रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोग करते हैं। भारत के आधे से ज्यादा डेटा सेंटर्स वाटर स्केर्स रीजन्स में स्थित हैं। जो पानी हमारी फसलें उगाने के लिए होना चाहिए, जो पानी हमें ठंडा रखने और जीवित रखने के लिए होना चाहिए, उस पानी का उपयोग ये डेटा सेंटर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि चैट जीपीटी बेहद खराब निबंध, ईमेल और स्क्रिप्ट लिख सके। तो गूगल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन के एआई डेटा सेंटर की नींव रखी है, और ऐसा करने वाली ये एकमात्र विदेशी कंपनी नहीं है। आपको क्या लगता है कि वे अपने देशों के बजाय भारत में अपने डेटा सेंटर्स बनाना क्यों चुन रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अपने देशों में पर्यावरण नीतियां बहुत अधिक सख्त हैं। ये कंपनियां उन कड़े नियमों की चिंता नहीं करना चाहती जो दूसरे देशों में लागू हैं, और वे मूल रूप से हमारी प्रकृति का उपयोग अपनी गर्मी को डंप करने के लिए कर रही हैं। भारतीय कंपनियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं, और वे भी समस्या को बढ़ा रही हैं। विशाखापत्तनम में 1.5 गीगावाट की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है। क्या इन डेटा सेंटर्स पर जो संसाधन हम लगा रहे हैं और इसके साथ आने वाली पर्यावरणीय कीमत सचमुच इसके लायक है? हम भविष्य का बुनियादी ढांचा बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन अगर हम उस भविष्य के बारे में सोचें जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम खुद को वास्तव में कहाँ पाएंगे? तो आज हम कहाँ खड़े हैं? ये पांचों कारक जिनके बारे में हमने बात की, वे अकेले काम नहीं कर रहे हैं। ये एक के ऊपर एक जुड़ते जा रहे हैं और हमारी स्थिति को कई गुना बदतर बना रहे हैं। आज के समय में लू चलना सचमुच जीवन और मृत्यु का मामला बन चुका है। भारत आज अपनी खराब किस्मत के कारण गर्म नहीं है। भारत आज इसलिए बेहद गर्म है क्योंकि हमारी परिभाषाएं खराब हैं, हमारा निर्माण खराब है, हमारा नियोजन खराब है और हमारी नीतियां खराब हैं।
ये सभी कारक उन चीजों के साथ जुड़ रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि वैश्विक प्राकृतिक घटनाएं या भारत की भौगोलिक स्थिति। और यही कारण है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है। मुझे लगता है कि हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि हम वास्तव में किस चीज को महत्व देते हैं और हम कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या हम भारत की समृद्ध जैव विविधता को प्राथमिकता देने जा रहे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती, या हम सिर्फ अधिक डेटा सेंटर्स बनाना चुनेंगे ताकि कोई कहीं बैठकर एआई से बंगाल टाइगर की एक छवि बनाने के लिए कह सके? क्या हर किसी को सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे इस सम्मान की रक्षा की जाए? ये एक बिल्कुल अलग वीडियो का विषय है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इसके समाधानों पर भी एक वीडियो देखना चाहेंगे। यदि हमारी इस स्थिति पर आपके कोई विचार हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करना और जस्ट लर्निंग को